नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक समस्या और आ गई है, एक सेकंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपके कमेंट ऑन कर देता हूँ, एक सेकंड। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा लेट हो चुका हूँ। आज भूगोल की थोड़ी यात्रा हम करेंगे। यस, आपके कमेंट ऑन कर लिए है मैंने। सुमन पालीवाल नमस्ते, ममता नमस्ते, वर्ष गुड मॉर्निंग, राम वर्ष माय फर्स्ट ऑनलाइन क्लास, क्या बात है। ऐसे कैसे वर्ष, आज पहली क्लास है। कैलाशी, विमलेश पटेल, दुर्गा एंड टीना। चलिए आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज देखो हम थोड़ा सा है भूगोल पर भाषण देंगे, मतलब भूगोल की एक यात्रा करेंगे। ठीक है, यात्रा ये आसान है। पैराडाइम शिफ्ट हमने पूरा एक सीन देखा था कि क्या पैराडाइम शिफ्ट होता है, कैसे उसमें परिवर्तन होता है, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। थोड़ा सा आज मैं यहाँ पर बैठने वाला हूँ, आपकी अगर अनुमति हो तो बैठकर मैं आपसे बात कर सकता हूँ। ठीक है, भूगोल की एक मोटी मोटी अगर हम यात्रा की बात करें तो देखो यहाँ पर यस, अब ठीक है, आपने पीछे टॉपिक देख लिया है, राइट। पैराडाइम इन ज्योग्राफी। नमस्ते दिव्या। पैराडाइम शिफ्ट इन ज्योग्राफी। अब मैंने आपको एक कल होमवर्क दिया था, आपने अगर किया होगा तो मेरे साथ साथ आप अच्छे से चल पाएंगे। ठीक है, चलिए तो बात करें, आगे बढ़े। कल हमने ये देखा था कि भूगोल में पैराडाइम क्या होता है, राइट। कि भूगोल में पैराडाइम क्या होता है, पैराडाइम कैसे परिवर्तित होता है, पैराडाइम कैसे चेंज होता है, पैराडाइम किसने दिया। ठीक है, पैराडाइम का मूल कॉन्सेप्ट क्या होता है, राइट, वो हमने कल देखा। और पैराडाइम कैसे चेंज होता है, क्राइसिस कैसे आता है, कोई विचार कब हावी होता है, कोई विचार कब चिंतन फलन बन जाता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी, आप सबको पता होना चाहिए। फिर हमने पैराडाइम के 6 चरण देखे। कितने देखे चरण हमने? पैराडाइम के 6 चरण देखे। उस 6 चरणों को ही अगर हम कहें भूगोल में लागू करना है, वो एक थ्योरेटिकल पार्ट था पैराडाइम का, जो किसके द्वारा दिया गया था, वो जो पार्ट दिया गया था वो अपने कुहन के द्वारा दिया गया था। जो सामान्य विज्ञानों का विकास होता है, कुहन कहता है कि कोई भी विज्ञान या कोई भी विषय वो निरंतर और नियमित विकास नहीं करता है, वो पैराडाइम और क्राइसिस के दौर से गुजरते हुए ही आगे बढ़ता है। ये बात कौन कहता है? ये कुहन कहता है अपने पैराडाइम के सिद्धांत में, या अपने जो वो स्ट्रक्चर ऑफ रिवोल्यूशन उन्होंने जो किताब लिखी है, ठीक है, उसमें विज्ञानों के विकास का सिद्धांत जो उनकी किताब है उसमें ये वो बात कहते हैं, राइट। उसी बात को अगर हम भूगोल पे लागू करते हैं, उन 6 चरणों को, ठीक है, जो पहला चरण है वो चरण है प्री पैराडाइम की अवस्था, दूसरा चरण है व्यावसायिक दक्षता की अवस्था, तीसरा चरण है पैराडाइम की अवस्था, चौथा चरण है पजल सोल्विंग या हम कहें समस्या समाधान की अवस्था। ठीक है, पांचवा जो चरण है उसमें समस्या समाधान के बाद में पैराडाइम की स्थापित होने की अवस्था, और जो लास्ट चरण होता है वो रिवोल्यूशन की स्थापना होती है, मतलब क्रांतिकारी हम रिवोल्यूशन उसको हम कह सकते हैं। ये सारे चरण, ये सारी चीज़ें हमने कल उसको पढ़ी थी। ठीक है, खड़ा हो जाता हूँ, बैठे बैठे मज़ा नहीं आ रहा, ऐसे ढीला ढीलापन लग रहा है।
खड़े खड़े पढ़ते हैं। मैंने सोचा अभी थोड़ा सा लंबा चौड़ा इसके ऊपर बात करेंगे आराम से, तो मज़ा नहीं है, ऐसे ही हम अब ठीक है। इसमें एक्टिवनेस आती है, बैठने के बाद ऐसे लगता है कि वो आलस सा महसूस होता है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हमने कल देखी, ठीक है। और इसके बाद में अब इसको हम प्रैक्टिकली लागू कैसे करते हैं, ठीक है, उसको हम भूगोल में कैसे लागू करेंगे, ये 6 चरण हम इसमें हम देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े तो अगर आपने कल वाली चीज़ें थोड़ी बहुत पढ़ी है ईमानदारी से, अच्छे से, मैंने होमवर्क दिया था, मैंने कहा कि आपको अपनी जो किताब है अपना ये SD कौशिक साहब की किताब है, इसका ये चैप्टर पढ़ के आना है। उसमें एक पूरी यात्रा, एक पूरी पिक्चर, एक पूरी सीन, आपके भूगोल का पूरा जो सीन है, विचारधाराओं के डेवलपमेंट का, पैराडाइम शिफ्ट होने के, चेंजेस होने का जो तरीका है, क्राइसिस कब आता है, परिवर्तन कब होता है, कौन सी विचार कब हावी होता है, कौन सा विचार किस पुस्तक से निकल कर आ रहा है, कौन सा विचार किस व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, और उस विचार की मुख्य थीम क्या है, डिटेल से हम पढ़ेंगे। मात्रात्मक क्रांति पढ़ेंगे, हार्सोन सेफर का वाद विवाद पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम, ठीक है। लेकिन उसकी एक ओवरव्यू आपको पता चल जाता है, जैसे मोटा मोटा हम कहें ट्रेलर पता चल जाता है। सर आपसे निवेदन है कि क्लास शाम के समय रखो, सवेरे स्कूल का समय रहता है। गोपाल अभी क्या है, थ्योरेटिकल मतलब ये कॉन्सेप्चुअल पोर्शन चल रहा है, तो कॉन्सेप्चुअल पोर्शन पढ़ाने का जो मज़ा होता है ना, वो सुबह सुबह आता है गोपाल। इसलिए जो है थोड़ी सी मैं क्लास सुबह ले रहा हूँ, इंटरेस्ट आ रहा है थोड़ा, और सुबह एक जो है वो मोमेंटम अच्छा होता है माइंड में। केवल जो है पढ़ाई की चीज़ें ही होती है और वो सारी चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। अभी दोपहर बाद तक इतने सारे स्टूडेंट के मैसेज आ जाएंगे, इतने सारे स्टूडेंट की समस्या आ जाएगी, उनका समाधान करवाना, ये XYZ चीज़ें बहुत सारी चल जाती है। इधर पूरा कॉलेज का सीन बन जाता है, कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें घटित हो जाती है, तो माइंड एक जो है मल्टीपल चीज़ों से घिरा हुआ पाया जाता है शाम होते होते। तो उससे बचने के लिए, ताकि आउटपुट अच्छा आए, इसलिए मैं मॉर्निंग में क्लास ले रहा हूँ, राइट। तो आप गोपाल कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लेना, कोई समस्या आए तो आप मुझे बता देना, राइट। तो हम देखो भूगोल की एक यात्रा शुरू कर रहे हैं, ठीक है। मैं लिखूंगा बाद में, पहले एक जो है आपसे एक हम कहेंगे इंट्रैक्शन के रूप में मैं बताने जा रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम शुरुआती दौर देखें पैराडाइम का, क्योंकि भूगोल का विकास एक लंबे काल पर होता है, जिसे हम प्री पैराडाइम कहते हैं। सबसे पहला जो काल है प्री पैराडाइम का काल है। ये जो काल है ये बहुत लंबा चौड़ा काल है। ग्रीक यौमन से पहले मतलब ग्रीक यौमन भूगोल, रोमन भूगोलवेता है, उनसे पहले से ही इनका डेवलपमेंट होता है, राइट, इस काल का। तो बहुत पहले से, बहुत पुराने काल से इसका विकास होता है इस विषय का। और बीच में अरब भूगोलवेता आते हैं, ठीक है, अंधकार युग आता है। उससे पहले जो है अरब भूगोलवेताओं से पहले चीर सम्मत काल आता है, किनका, रोमन और ग्रीक का, ठीक है, जिसको हम एंशिएंट शास्त्रीय काल या प्राचीन शास्त्रीय काल का विकास भी कहते हैं भूगोल में। उसके बाद में अरब भूगोलवेता आते हैं, जो एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं, किसका, रोमन और ग्रीक को आगे जोड़कर जो है पुनर्जागरण काल तक के काल को जोड़ते हैं। बीच में अंधकार युग आता है, सारी क्रियाएं ठप हो जाती है। उसके बाद में वापस पुनर्जागरण आता है, जिसमें पूरा जो भौगोलिक यात्राओं का सीन बनता है। बहुत सारे यात्री होते हैं, भौगोलिक यात्राएं करते हैं, सारा डिटेल से हमने पढ़ लिया है, ठीक है। मैगेलन, जेम्स कुक और वास्को डी गामा, कोलंबस, ठीक है, मार्को पोलो, अमेरिको, ये वस्कुपस्की, इन सब को हमने देख लिया अच्छे से। तो पुनर्जागरण काल के ये भौगोलिक यात्री होते हैं। उसी दौरान कुछ पुनर्जागरण काल में भूगोल का जो विकास होता है, उसमें कुछ और भूगोलवेता भी होते हैं, ठीक है, जिसमें एपियन मुस्टर और अपना ये क्लूवेरियस, वोरेनियस, ठीक है। इसके साथ हमने और भी काफ़ी लोगों को देखा है। एक सेकंड, कॉलेज से फ़ोन आ रहा है मेरे। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम, क्या चीज़? हाँ वो, हाँ हाँ, 10 बजे मैम, 11 बजे करेंगे, 10 बजे बच्चों को बुलाए। हाँ कल कुछ किया था ना। हाँ नहीं नहीं, अपने कॉलेज की तो नहीं है। कोई है क्या इन्फॉर्मेशन? हम्म।
हम्म, अच्छा। हम्म, हम्म। अपना तो क्या है, वो स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम चल रहा था, उसका जो 15 एक पाक्षिक का चल रहा था ना, 15 दिन का, उसका समापन है आज। हाँ। हम्म, ठीक है। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, हमारे महाविद्यालय परिवार के मुखिया का कॉल था, तो कोई अर्जेंट होता है तो बीच में उठाना पड़ता है, बाकी मैं जनरली नहीं उठाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वापस। तो ये जो कालक्रम चल रहा था भूगोल का, भूगोल में पुनर्जागरण का काल आया, फिर पुनर्जागरण काल के जो भूगोलवेता थे उन्होंने उसका डेवलपमेंट किया। उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो प्री पैराडाइम काल की जो अवस्था है, इसमें और भी काफ़ी लोग आते हैं। ये काल जो चलता है ये 1800 तक के आसपास चलता है, 1820 तक का काल चलता है, जिसमें प्री पैराडाइम अवस्था हम कहते हैं। अब इस दौरान क्या होता है, इस प्री पैराडाइम की अवस्था में भूगोल में बहुत सारे विचारधाराएं एक साथ चलती है, बहुत सारे जो है भूगोलवेताओं का योगदान होता है। कोई विशेषीकरण यहाँ पर नहीं पाया जाता है, सब्जेक्ट का विशेषीकरण नहीं पाया जाता है। सब्जेक्ट का एक शुरुआत अगर हम कहें तो वो शुरुआत इरेटोस्थनीज के द्वारा एक भूगोल शब्द दिया जाता है, वहाँ से उसकी शुरुआत हो जाती है। धीरे धीरे जो इसमें मल्टीपल हम कहें कि सब्जेक्ट का जो है प्रभाव होता है, कि गणित वाला भी भूगोल में अपना काम कर रहा है, खगोल वाला भी भूगोल में अपना काम कर रहा है, XYZ अन्य भूगोलवेता है, कोई यात्री है वो भी भूगोल में हम उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, हेरोडोटस इतिहासकार है उसको भी हम भूगोल में पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार विचारों की विविधता प्री पैराडाइम अवस्था की खास विशेषता होती है। दूसरी विशेषता होती है प्री पैराडाइम अवस्था की कि वहां पर विशेषीकरण का निम्न लेवल पाया जाता है। तो यहाँ पर भी भूगोल में कोई विशेषीकरण नहीं है, ठीक है, भूगोल में कोई विशेषीकरण नहीं है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। विशेषीकरण है तो भी उसका न्यूनतम लेवल पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो सीन बन रहा होता है ये 1800 से पहले का सीन होता है। मतलब इस दौरान भूगोल का कोई खास विशेषीकरण नहीं होता है, बहुत सारी विविधताएं, बहुत सारे विचारों की डाइवर्सिटी होती है। प्लस भूगोल में जो काम किया जाता है वो तथ्यों के संकलन का किया जाता है, कि जो भी मिले, जो भी दिखे, उस सब का कलेक्शन कर लो, यही भूगोल है, ठीक है। जो भी दिखे उसका वर्णन करके उसका डिस्क्रिप्शन लिख लो, यही भूगोल है, राइट। ये सारा सीन चल रहा होता है 1820 से पहले। तो ये तीन खास विशेषताएं वापस बता रहा हूं प्री पैराडाइम की अवस्था। एक तो विचारों की विविधता होती है, एक विशेषीकरण का निम्न स्तर होता है, तीसरी विशेषता होती है कि यहाँ पर तथ्यों का संकलन अधिक किया जाता है, जो भी दिखे कलेक्ट कर लो, यही भूगोल है। इस टाइप का थीम जो है 1800 से पहले चलती है, राइट। इस दौरान आप सबको पता है कि दो व्यक्ति आते हैं जो आधुनिक भूगोल की नींव रखते हैं, जिनके काल को शास्त्रीय काल भी कहा जाता है। एक है हम्बोल्ट और एक है रीटर, राइट। हम्बोल्ट और रीटर के आने के बाद भूगोल विषय में एक एकीकृतपन आता है। भूगोल विषय में एक विषय का विशेषीकरण होता है, जिसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो है अपने रीटर का। रीटर इसलिए क्योंकि रीटर प्रोफेशनल है। इधर जो है हम्बोल्ट क्या शो किया है, ठीक है, वो अपने इंटरेस्ट से घूम रहा है, ठीक है, अपने इंटरेस्ट से चीज़ों को देख रहा है, अपने इंटरेस्ट से तापमान का मापन कर रहा है, अपने इंटरेस्ट से जो है भौगोलिक कारकों का वर्णन कर रहा है या उनका कलेक्शन कर रहा है, जो भी सारा कारक है। तो वो कोई प्रोफेशनल नहीं है, राइट। तो जो चूंकि विषय है तो विषय तो प्रोफेशनल होना चाहिए, विषय में तो व्यावसायिक दक्षता होनी चाहिए, ठीक है। विषय को एक प्रॉपर तरीके से प्रोपेगेट, मतलब प्रॉपर तरीके से उसको आगे विकसित किया जाना चाहिए। ये जो शुरुआत है ये 1820 में जब रीटर के द्वारा की जाती है। 1820 में रीटर भूगोल का प्रथम प्रोफेसर बनता है बर्लिन यूनिवर्सिटी, राइट। तो वहां से ये जो है दूसरा पैराडाइम है, या मतलब पैराडाइम की हम कहें कि दूसरी अवस्था है, दूसरा पैराडाइम नहीं है, दूसरी अवस्था है, ठीक है। प्री पैराडाइम की अवस्था निकल गई 1820 से पहले। 1820 में एक घटना होती है कि रीटर भूगोल का प्रथम प्रोफेसर बनता है, भूगोल का डिपार्टमेंट स्थापित होता है, उसके शिष्य मतलब भूगोल की शिष्य अनुयायियों की एक परंपरा स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर भूगोल में व्यावसायिक दक्षता की स्थिति आती है। इसको क्या कहा जाता है, व्यावसायिक दक्षता की स्थिति कहा जाता है, राइट। उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे अन्य मतलब रीटर से प्रेरित होकर रीटर की जो पद्धति होती है वो निगमनात्मक पद्धति होती है, ठीक है, निगमनात्मक पद्धति होती है, और उसकी प्रादेशिक अध्ययन की पद्धति होती है। रीटर का जो अध्ययन होता है भूगोल में मानव केंद्रित होता है, ठीक है। रीटर जो प्रादेशिक भूगोल का वर्णन करता है वो अपनी किताब अर्धकुंडे में करता है। तो अर्धकुंडे के वो लगभग 19 खंड धीरे धीरे क्या करता है, प्रकाशित करता है।
तो यहाँ पर जो ये खंड प्रकाशित हो रहे हैं ये एक सिस्टमेटिकली व्यावसायिक दक्षता के माध्यम से हो रहे हैं, या प्रोफेशनलिज्म के माध्यम से हो रहे हैं, या डिपार्टमेंट के माध्यम से हो रहे हैं। क्योंकि डिपार्टमेंट है, प्रोफेसर है, उसको पैसा मिल रहा है, उसकी प्रसिद्धि हो रही है, उसके नीचे डॉक्टरेट कर रहे हैं लोग, तो ये पूरा एक सिस्टम व्यवस्था के तहत यहाँ पर स्थापित होता है। ये जो सिस्टम चलता है 1820 का, जिसको हम व्यावसायिक दक्षता की स्थिति कहते हैं, ये चलता है 1859 तक। 1859 में दो बड़ी घटनाएं होती है, आप सब जानते हैं। कौन सी घटना है? एक सबसे बड़ी घटना है रिटर और हम्बोल्ट की मृत्यु। तो ये आधुनिक भूगोल का एरा है वो यहाँ पर थोड़ा सा समाप्त होता है। ठीक है, जिन्होंने इन्होंने बहुत शानदार भूगोल का डेवलपमेंट किया, वो एरा यहाँ पर क्या होता है? समाप्त होता है। राइट। दूसरा जो है, उसके बाद में 1859 में दूसरी बड़ी घटना, जो कि सारे प्राकृतिक वैज्ञानिक विषयों में, सारे प्राकृतिक विज्ञान के विषयों में एक क्रांतिकारी घटना मानी जाती है। बार बार मैं बता चुका हूं, यहाँ पर डार्विनवाद का उदय। ठीक है, डार्विनवाद के उदय के दौरान यहाँ पर क्या होता है कि डार्विन की एक किताब आती है। ठीक है, उसका जो विचार आता है, ठीक है, इस किताब में इवोल्यूशन की थ्योरी दी जाती है। तो इवोल्यूशन की थ्योरी में ये कहा जाता है कि केवल पेड़ पौधे और वनस्पतियों का ही विकास नहीं होता है। ठीक है, उद्विकास नहीं होता है, मानव का भी उद्विकास होता है। तो धीरे धीरे जो भूगोल है, ठीक है, भूगोल को झुकाव प्राकृतिक विज्ञानों की तरफ होने लगता है। क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात चलती है, साथ में विज्ञानों के विकास की बात चलती है, विज्ञानों के उद्विकास की बात चलती है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज उसकी जो किताब आती है डार्विनवाद से प्रभावित होकर। तो यहाँ पर दो धाराएं आ जाती है। कौन सी धाराएं आती है? देखो ध्यान से सुनिएगा, ये भूगोल का सबसे पहला पैराडाइम है। क्या है यहाँ पर? भूगोल का पहला पैराडाइम स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे दो विचारधाराएं आ जाती है। एक विचारधारा जो है वो भू आकृतिक वैज्ञानिक विचारधारा है, या भौतिकी की विचारधारा है, भौतिक भूगोल की विचारधारा है। दूसरी विचारधारा यहाँ पे क्या है? यहाँ पर निश्चयवाद की विचारधारा है। राइट। तो जर्मन स्कूल में निश्चयवाद का इस विस्तार होता है। टाइम स्केल में फिर अंधकार युग आएगा या अरब भूगोल, दोनों साथ साथ में आएंगे अनुराधा। ठीक है, दोनों साथ में ही चलते हैं, पैरेलल चलते हैं। अरब भूगोलवेता और ये दोनों पैरेलल चलते हैं। वैसे अगर प्रॉपर ऐसे देखेंगे तो अंधकार युग पहले आएगा, थोड़ा उसके बाद में अरब भूगोलवेताओं का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि अरब भूगोलवेता काफ़ी टाइम तक चलते हैं। राइट। तो यहाँ पे देखो दो पैराडाइम शिफ्ट चेंज हो रहे हैं 1859 के बाद। भूगोल का एक स्वरूप, भूगोल को प्राकृतिक वैज्ञानिक बनाने की कोशिश होती है, जिसमें भू आकृतिक विज्ञान का और सारा प्रचार प्रसार होता है। दूसरा जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पर आप सबने सुना होगा, ब्रिटिश का एक जो है भूगोलवेता है, उसका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। वो जो सामाजिक डार्विनवाद की बात कहता है, वो कहता है कि जिस प्रकार सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पेड़ पौधों और जंतुओं में होता है, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब है उत्तरतम जीवितता का संकल्पना या जीवितता का सिद्धांत, मतलब जो सर्वश्रेष्ठ होगा, जो सर्वशक्तिशाली होगा, उसी का ही अस्तित्व होगा। तो यहाँ पर सामाजिक डार्विनवाद का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आता है? हर्बर्ट स्पेंसर लेकर आता है। ठीक है, सामाजिक डार्विनवाद का जो कॉन्सेप्ट है हर्बर्ट स्पेंसर लेकर आता है। हर्बर्ट स्पेंसर क्या कहता है यहाँ पर? हर्बर्ट स्पेंसर कहता है कि जैसे जंतु और पेड़ पौधे अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं, वैसे ही मानव समाजों में भी मानव भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है और अपने अस्तित्व को बचाए कर रखता है। यही हर्बर्ट स्पेंसर का क्या है? सामाजिक डार्विनवाद है। ठीक है, तो यहाँ से निश्चयवाद की शुरुआत होती है। इसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो निश्चयवादी विचार आता है। निश्चयवादी विचार आप सबको पता है कब आता है? ये निश्चयवादी जो विचार है रेडजेल की किताब से आता है। तो इसको एक बार यहीं रोकते हैं, निश्चयवादी धारा को। एक दूसरी धारा यहाँ पर चल रही थी, ये कौन सी धारा है? भौतिकी की धारा है, भौतिक भूगोल की धारा है, मतलब भौतिक भूगोल को भौतिक भूगोल बनाने का प्रयास है। तो यहाँ पर दो तीन व्यक्ति आते हैं। एक जो है जिसे भू आकृति विज्ञान का हम भौतिक भूगोल का जनक भी कहते हैं, ऑस्कर पैश्चेल। ठीक है, ऑस्कर पैश्चेल की किताब भी आती है। इसके अलावा यहाँ पे टी.एच. हक्सले है, टी.एच. हक्सले की किताब आती है जिसका नाम है फिजियोग्राफी। ठीक है, फिजियोग्राफी किताब टी.एच. हक्सले की आती है। ऑस्कर पैश्चेल की किताब आती है मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, ऐसे करके कोई मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप नहीं है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। इसकी शानदार किताब है, भू आकृति विज्ञान पर किताब है। मॉर्फोलॉजी ऑफ मतलब जियोमॉर्फोलॉजी, ऐसे कुछ किताब है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो ये ऑस्कर पैश्चेल की किताब आती है जो भू आकृति विज्ञान या भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है। और इसके साथ में टी.एच. हक्सले की किताब आती है। इसके साथ में जर्लैंड व्यक्ति आता है, आप सबने सुना है। तो ये जो सिस्टम चलता है 1859 से लेकर 1870 तक चलता है, जिसको भूगोल को
प्राकृतिक विज्ञान बनाने की कोशिश की जाती है कि भूगोल में मानव का कोई स्थान नहीं है। भूगोल वही है जिसका विश्लेषण कर सकते हैं, वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा सकता है। जर्लैंड कहता है कि मानव का वैज्ञानिक विश्लेषण संभव नहीं है, इसलिए भूगोल से उसको बाहर कर दो। इसका मतलब भूगोल क्या है, प्योरली भौतिक भूगोल है। ये जो विचारधारा है ये धीरे धीरे आगे और बढ़ती है। डेविस का भौगोलिक अपतन चक्र आता है। क्लास नहीं चल रही है, क्या हुआ? से लेकर 1870 तक चलता है, जिसको भूगोल चल रही है क्लास। मेरे यहाँ तो क्लास चल रही है, मेरे यहाँ तो किसी और की दिक्कत है तो बताइए। तो ये जो सीन चल रहा होता है भौतिक भूगोल को ऑस्कर पैस्चेल, टी.एच. हक्सले, उसके बाद में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे 1899 में अपने डेविस आ जाता है। ठीक है, डेविस का अपतन चक्र आता है। 1924 में डेविस के खिलाफ पेंग का अपतन चक्र आता है। तो ये एक जो भौगोलिक मतलब भौतिक भूगोल की धारा ये पैरेलल चलती है, राइट, ये पैरेलल आगे बढ़ती हुई चलती है। अब दूसरी तरफ यहाँ पर क्या होता है, इस भौगोलिक भौतिक भूगोल की विचारधारा के साथ साथ निश्चयवादी विचारधारा भी आती है। यहाँ पर चूंकि एक प्रयास किया जाता है मानव को भूगोल से बाहर करने का, उस प्रयास को उस प्रयास में मतलब जो मानव को भूगोल से बाहर किया जाता है, उसमें मानव को वापस स्थापित करने का कार्य या भूगोल में मानव के योगदान को बचाए रखने का कार्य यहाँ पर कौन करता है? यहाँ पर हम ये अपना रेडजेल करता है। रेडजेल की किताब आती है एंथ्रोपोजोग्राफी 1882 में। ठीक है, उसका जो टाइटल होता है कि इतिहास पर मानव का जो है मानव इतिहास पर भूगोल का क्या प्रभाव है। तो उसमें ये कहा जाता है कि सारी गतिविधियाँ मतलब मानव की जो सारी गतिविधियां उसके ऊपर प्रकृति का, पर्यावरण का प्रभाव है। ठीक है, प्रकृति ही सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, प्रकृति मानव की सारी गतिविधियों को तय करता है। तो यहाँ पर मानव भूगोल का उदय होता है एंथ्रोपोजोग्राफी किताब के साथ और मानव भूगोल का जनक बनता है। ठीक है, ये जो निश्चयवादी विचार है, ठीक है, इसकी जो है हम चरमोत्कर्ष रूप कब देखते हैं? इसका चरमोत्कर्ष रूप हमें 1911 में कुमारी सेम्पुल की किताब जो ये इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट 1911 की किताब में वो चरमोत्कर्ष पर लेके जाती है कि मानव तो जो है पृथ्वी की धूल के कण के बराबर है, राइट, मानव की कुछ औकात नहीं है, मानव जो है उसकी धूल के कण के समान है, प्रकृति मानव की आत्मा में भी प्रवेश कर गई है। इतने खतरनाक वाले डायलॉग देती है यहाँ पर कुमारी सेम्पुल। ये निश्चयवाद का चरम रूप माना जाता है। उसके बाद में 1915 में हटिंगटन की किताब आती है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। ठीक है, जिससे मानव सभ्यता पर क्लाइमेट का क्या प्रभाव है, बहुत प्रसिद्ध किताब होती है हटिंगटन की। तो ये जो पूरी धारा है हटिंगटन तक की धारा, ठीक है, ये चलती है यहाँ पर निश्चयवाद के रूप में। तो ये एक नया पैराडाइम है। ठीक है, तो दो धाराएं यहाँ पर एक पैराडाइम के दौरान साथ साथ में चलती है। क्लास सही चल रही है या नहीं चल रही है, कमेंट करके बताइए। सुमन ने कहा है कि क्लास सही नहीं चल रही है। अच्छा, सही चल रही है, ओके, चलिए। तो ये जो धारा है, ये धारा आगे जो है रेडजेल की दो किताबें, दोनों खंड किताबों के, ठीक है। फिर उसके बाद में कुमारी सेम्पुल 1911 की किताब, उसके सारे डायलॉग, उसके कट्टरवाद, निश्चयवादी कट्टरवाद का रूप। उसके बाद में हटिंगटन की जो किताब, हटिंगटन की किताब में मानव सभ्यता किस प्रकार मतलब पर्यावरण से प्रभावित होती है, जलवायु से प्रभावित होती है, मानव शरीर का जलवायु के ऊपर क्या प्रभाव है। तो पूरा ये खतरनाक वाला निश्चयवाद चलता है, मतलब जहां पर मानव को बहुत बोना मान लिया जाता है, प्रकृति को बहुत सर्वशक्तिशाली मान लिया जाता है। इस विचारधारा को हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, केवल हम अभी इसको टच करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, राइट। ये पूरा सीन निश्चयवाद का चलता है। इधर ये भौतिक भूगोल का चलता है, ऑस्कर पैस्चेल से लेकर टी.एच. हक्सले से लेकर, उसके बाद में और आगे बढ़ेंगे तो ये अपना डेविस आता है, फिर पेंग आता है। तो ये पूरा एक साथ में पैराडाइम चल रहा है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो निश्चयवादी विचार है, निश्चयवादी पैराडाइम है, जिसे पहला भूगोल का पैराडाइम कहा जाता है, इस पैराडाइम का अंत कहाँ होता है? इस पैराडाइम का अंत कहाँ होता है? 19वीं शताब्दी में, मतलब 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में, स्टार्टिंग में धीरे धीरे जो है फ्रांस में प्रादेशिक भूगोल की उत्पत्ति होती है। प्रादेशिक भूगोल के साथ यहाँ पे एक व्यक्ति आता है, विडाल डी लाब्लास, ठीक है। ये भूगोल का दूसरा पैराडाइम है, ठीक है। निश्चयवाद से संभववाद की तरफ जा रहे हैं। तो धीरे धीरे निश्चयवादी जो विचार है, निश्चयवादी जो पैराडाइम है, उसमें क्राइसिस कैसे आता है? निश्चयवादी पैराडाइम 1870 से लेकर 1900 तक चलता है, आगे जाकर कई बार कहता है 1915 तक भी चलता है ये, ठीक है। तो इसके चूंकि पैराडाइम चेंज होने में और पैराडाइम समाप्त होने में, नया पैराडाइम शुरू होने के बीच में जो क्राइसिस की अवस्था है, वो कोई एक बाउंड्री की तरह नहीं होती, एक सीमा रेखा नहीं होती कि 1904 में
ये पैराडाइम समाप्त हुआ 1904 के बाद में ये पैराडाइम स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है। दोनों के बीच में एक संक्रमण एरा पाया जाता है, राइट। तो इधर धीरे धीरे फ्रांस में प्रादेशिक भूगोल का एवोल्यूशन हो रहा था, इसके साथ साथ में विडाल डी लाप्लास का एवोल्यूशन हो रहा था, विडाल डी लाप्लास का विकास हो रहा था, राइट। तो वो धीरे धीरे इधर जो है निश्चयवादी विचारधारा से लोग पक गए थे, परेशान हो गए थे कि ये भूगोल की विचारधारा, ये भूगोल का सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, इसमें तो मानव को ही निष्क्रिय मान लिया गया है, मानव को एक्टिव प्राणी नहीं माना गया है। तो धीरे धीरे निश्चयवाद की आलोचना होने लगी, राइट। धीरे धीरे निश्चयवाद की आलोचना होने लगी, लोग इस निश्चयवादी विचार से असंतुष्ट हुए, तो इससे एक क्राइसिस उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो क्राइसिस क्या है? क्राइसिस है कि वर्तमान में प्रचलित जो हमारा चिंतन फलन है, पैराडाइम है, उसकी आलोचना, ठीक है, उसकी आलोचना करके उसमें आगे बढ़ना, राइट। तो इसकी हमने आलोचना की, फिर हम आगे बढ़े, तो धीरे धीरे संभववाद जो है नया पैराडाइम उभर कर आता है फ्रांस में। ये जो पूरा पैराडाइम चलता है ये जर्मन विचारधारा है। पहला पैराडाइम किसकी विचारधारा है? जर्मन विचारधारा है। उसके बाद में जो नया पैराडाइम आ रहा है ये किसका आ रहा है? संभववाद का, फ्रांस में आ रहा है। विडाल डी लाप्लास इसका प्रवर्तक होते हैं, जनक माने जाते हैं संभववाद के। तो यहाँ पर विडाल डी लाप्लास मानव की शक्ति को सर्वोपरि मानते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इनकी किताब आती है, और साथ में प्रादेशिक संश्लेषण आता है कि प्रदेश के अंदर जो सारे कारक पाए जाते हैं उन सारे कारकों में एक संगतता पाई जाती है, एक एसोसिएशन पाया जाता है, उस एसोसिएशन का अध्ययन करना ही प्रादेशिक संश्लेषण है, राइट। इस प्रादेशिक संश्लेषण को ये आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मानव केंद्रित अधिक हो जाते हैं। तो पहले प्रकृति केंद्रित था मतलब निश्चयवाद, अब यहाँ पर मानव केंद्रित भूगोल की शुरुआत होती है, जिसमें कहा जाता है कि मानव सर्वशक्तिशाली है, प्रकृति केवल मानव के सामने चॉइस रखती है, राइट। और मानव अपनी चॉइस के अनुसार, छांट के अनुसार उसमें क्या करता है? बदलाव करके अपना शक्तियों का प्रयोग करते प्रकृति में परिवर्तन करता है। जनरली यही संभववाद है, मानव के सामने सभी संभव है, मानव जो चाहता है वो प्रकृति में कर सकता है, ठीक है। 1922 में इस विचार का नाम संभववाद सबसे पहले किसने दिया? लुशियन फेब्रे ने दिया। किसने दिया? लुशियन फेब्रे ने ये संभववाद शब्द दिया 1922 में। तो ये विचारधारा जो चलती है, संभववादी विचारधारा, ये 1925 तक चलती है। इस दौरान लुशियन फेब्रे, पिकार्डी की एक किताब आती, इसकी डिमांजिया की किताब आती है, पिकार्डी, डिमांजिया की एक किताब और आती है, मानव भूगोल की समस्याएं, ठीक है। तो मानव भूगोल की समस्याएं क्या है? ये पिकार्डी, दो किताबें आती है डिमांजिया की, जो और संभववाद को क्या करता है? पुष्ट देता है। इसके साथ में जीन ब्रून्स भी आता है, और भी व्यक्ति आते हैं। तो ये सारे संभववादी समर्थक हैं, तो संभववाद की विचारधारा को आगे लेकर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक समस्या क्या होती है कि जो ये संभववादी दूसरा नया पैराडाइम है निश्चयवाद के बाद का, निश्चयवादी जो पैराडाइम था वो थोड़ा मेच्योर था, ठीक है। लेकिन जो संभववादी पैराडाइम है इसमें भूगोल की वर्तमान की समस्याओं का समाधान करने का कोई विशेष विधि तंत्र नहीं है। मतलब संभववाद में क्या है? लोगों ने आए, मानव केंद्रित विचार रखे, लेकिन उसका जो विधि तंत्र है वो मेच्योर नहीं हो पाया, विकसित नहीं हो पाया। तो इस विधि तंत्र में भूगोल की कोई नई रूपरेखा या वर्तमान के लोग उससे संतुष्ट नहीं हुए, राइट। विडाल डी लाप्लास, लुशियन फेब्रे, डिमांजिया, जीन ब्रून्स और भी इनके साथियों ने जोर शोर से इस विचार को रखा। फ्रांस में, फ्रांसीसी स्कूल में इस विचारधारा को बहुत अधिक पन पाया, लेकिन उसका विशिष्ट विधि तंत्र नहीं होने की वजह से ये धराशायी हो गया बहुत जल्दी। बहुत लंबा काल तक ये पैराडाइम नहीं चला। अब 1925 में आप सबको पता है एक किताब आती है, नए पैराडाइम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे संभववादियों की भी आलोचना होने लग गई, फिर नव निश्चयवाद आया, राइट। ऐसे लगा कि ग्रिफिथ टेलर ने फिर नव निश्चयवाद दिया कि ये जो संभववादी है, क्योंकि ग्रिफिथ टेलर भी निश्चयवादी होता है प्रारंभिक में, तो वो कहता है कि निश्चयवाद भी अपने आप में प्रॉपर नहीं है, संभववाद भी प्रॉपर नहीं है। तीसरा विचार जो निकल कर आता है वो नव निश्चयवाद आता है, जो दोनों का समाकलन कर देता है, राइट। दोनों का क्या कर लेता है? यहाँ पर समाकलन कर लेता है। अब उसके बाद में जब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो 1925 में क्या होता है? तीसरे पैराडाइम की शुरुआत होती है। उस पैराडाइम का नाम है ये क्षेत्र वर्णनी विज्ञान, ठीक है। इसको कहते हैं हम कोरोलॉजिकल साइंस, क्षेत्र वर्णनी विज्ञान। यहाँ पर 1925 में एक किताब आती है कार्ल सावर की, मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, जिसमें प्रदेश के विज्ञान की बात की जाती है, सांस्कृतिक दृश्य भूमि की बात की जाती है कि एक। उसके बाद में हैटनर आता है, जो विचार रिटर का था, जो विचार कांट का था कोरोग्राफी के रूप में, उसी विचार को यहाँ पर जोर शोर के साथ स्थापित किया जाता है, ठीक है। तो ये अपना कार्ल सावर, हैटनर और होर्सोन की विचारधारा यहाँ से प्रभावित होती है। तो धीरे धीरे संभववाद पीछे खिसकता जाता है, संभववाद क्राइसिस के माध्यम से समाप्त हो जाता है, उसका एरा समाप्त हो जाता है। भूगोल में एक नया विधि तंत्र स्थापित होता है, ठीक है, एक नए क्राइसिस के बाद। तो जो ये भूगोल में तीसरा पैराडाइम है, इस पैराडाइम का नाम क्या है? क्षेत्र वर्णनी विज्ञान,
ठीक है। अब यहाँ पर कार्ल सावर की जो किताब आती है मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, ठीक है, उसमें सांस्कृतिक दृश्य भूमि, सांस्कृतिक दृश्य भूमि क्या है कि ये समाकलित तत्व है कि एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में मानव और प्राकृतिक तत्वों के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ है, उस इंटरेक्शन के माध्यम से जो सांस्कृतिक दृश्य भूमि बनी है, उसका अध्ययन करना क्या है, सांस्कृतिक दृश्य भूमि है, राइट। दूसरा जो विचार है हैटनर, ठीक है, हैटनर यहाँ पर क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान की बात करता है कि जो क्षेत्र है उसके सारे कारकों का, उसमें पाए जाने वाले सारे कारकों का वर्णनात्मक अध्ययन, आइडियोग्राफिक मेथड, ठीक है, जिसको इस हैटनर की विचारधारा को ही आगे कौन बढ़ाता है, होर्सोन बढ़ाता है। तो होर्सोन जो है थोड़ा प्रभावशाली होता है, 20वीं शताब्दी के मध्य 20वीं शताब्दी का महान भूगोलवेता माना जाता है होर्सोन, ठीक है। तो कार्ल सावर और हैटनर ने थोड़ा थोड़ा विचार देके छोड़ दिया, लेकिन हैटनर इसको बहुत अधिक खींच के आगे लेके जाता है। कार्ल सावर और हैटनर ने ये विचार शॉर्ट में दिया, होर्सोन इसको बहुत अधिक आगे लेके जाता है। होर्सोन की किताब आती है 1939 में। इस किताब का नाम है नेचर ऑफ ज्योग्राफी। क्या है? नेचर ऑफ ज्योग्राफी, आप सब जानते हैं। तो होर्सोन यहाँ पर क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान की बात करता है। किसकी बात करता है? क्षेत्रीय विभिन्नता की बात करता है या क्षेत्रीय विभेदन की बात करता है। वही कोरियोग्राफी आगे निकलकर क्षेत्रीय विभेदन आता है कि क्षेत्र विशिष्ट में, प्रदेश विशिष्ट में अपने एक विशिष्ट कारक पाए जाते हैं, उस विशिष्ट कारकों में एक यूनिकनेस होती है, उस यूनिकनेस का अध्ययन करना जो अन्य प्रदेश से अलग है, यही क्षेत्रीय विभिन्नता है। इसका अध्ययन क्षेत्रीय विभिन्नता कहलाता है। ये होर्सोन की एरियल डिफरेंशिएशन की विचारधारा है जो 1925 से लेकर चलती है 1925 से लेकर 1900, हम मोटा मोटा कहें तो 1945 तक चलती है, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति तक चलती है। तो इस विचारधारा के दौरान पूरा जो ये भूगोल है, मतलब ये वर्णनात्मक भूगोल बन जाता है, जिसको हम आइडियोग्राफिक मेथड कहते हैं कि जो भी प्रदेश है उस प्रदेश के सारे समाकलित कारकों का, जो सारे कारक है उसमें एक संगतता पाई जाती है, सारे कारकों में एक ऑर्डर, व्यवस्थित क्रम पाया जाता है, उस क्रम का वर्णन करना ही भूगोल है। ये कौन कहता है? यहाँ पे होर्सोन कहते हैं। साथ में चल रहा है, आप चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, मतलब कनेक्शन जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है, या मैं एक तरफा बोले जा रहा हूं। तो ये जो सिस्टम चलता है ये किसका है? ये सिस्टम बताइए। ये जो सिस्टम चलता है ये सिस्टम किसका है? यहाँ पर होर्सोन का है, ठीक है। तो कनेक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तो ये पूरा वर्णनात्मक भूगोल आइडियोग्राफिक मेथड 1925 से शुरू होता है। कार्ल सावर, हैटनर, होर्सोन का जो विचार 1945 तक चलता है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक। अब इस दौरान क्या होता है, धीरे धीरे इससे भी लोग पक जाते हैं। तो इस विचार कि कब तक आप इस विधि तंत्र को लेकर चलेंगे, क्योंकि इस विधि तंत्र में आपका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। धीरे धीरे क्या होता है कि जो वर्णनात्मक मेथड चल रहा था, यहाँ पर वर्तमान के जो भूगोलवेता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के जो नए भूगोलवेता आते हैं, वो धीरे धीरे इससे असंतुष्ट हो जाते हैं। उस असंतुष्टि के 2-3 कारण होते हैं, ठीक है। वो इससे क्या हो जाते हैं? असंतुष्ट हो जाते हैं। इस असंतुष्टि के 2-3 कारण होते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि उनको लगता है कि जो ये प्रादेशिक भूगोल है या क्षेत्र वर्णनीय भूगोल है, इस भूगोल में वैज्ञानिकता नहीं है। मतलब प्रदेश का सिंपल सरल मेथड है, मतलब प्रदेश का वर्णन करना बहुत अति सरल मेथड है। तो भूगोल इतना अति सरल नहीं हो सकता है। भूगोल को विशेषीकरण बनाना है, भूगोल को वैज्ञानिक विषय बनाना है, भूगोल में मॉडल लाने हैं, प्रतिमान लाने हैं। केवल जो तत्व दिख रहे हैं उसका वर्णन कर देना ही भूगोल नहीं है, ये अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, ये अति सरल वर्णन है। इससे कोई जो है विशेष विधि तंत्र का विकास नहीं होता है, विशेष समस्याओं का समाधान नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पर इससे जो है तथ्यों की प्रूफ नहीं कर सकते आप। तथ्यों में मानव केंद्रित है, ये मानव के सापेक्षिक है। तो यहाँ पर निष्पक्ष होकर हमें तथ्यों को देखना है, विधि तंत्र के माध्यम से देखना है, धीरे धीरे गणितीय विधियों का हमें प्रयोग करना है। तो इस प्रकार कुछ विचारधारा वाले लोग इस क्षेत्र वर्णनीय भूगोल आइडियोग्राफिक मेथड से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं या इससे असंतुष्ट हो जाते हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पर एक नया क्राइसिस उत्पन्न होता है। 1953 में जो सबसे उभर कर आता है, 1953 में अपना ये सेफर का एक पेपर आता है, एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी, मतलब भूगोल में अपवादवाद, ठीक है, एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी। तो यहाँ पर वो खूब जो है आलोचना करता है किसकी? होर्सोन की विचारधारा की, मतलब आइडियोग्राफिक मेथड की आलोचना करता है। नोमोथेटिक अप्रोच की स्थापना की जाती है। तो यहाँ पर 1950 का दशक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। इस समाप्ति के बाद यहाँ पर एक नया पैराडाइम आता है जिसका नाम है मात्रात्मक क्रांति, जिसकी नींव रखने वाला कौन है? सेफर है। तो सेफर का वाद विवाद, जो सेफर का वाद विवाद है
उस वाद विवाद के बाद में प्रत्यक्षवाद की उत्पत्ति होती है। प्रत्यक्षवाद दार्शनिक आधार बनता है किसका? मात्रात्मक क्रांति का, राइट। तो जो प्रत्यक्षवाद है वो कहता है कि मानव को जो प्रत्यक्ष चीजें दिख रही है, ठीक है, जो मानव का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर ही चीजों को हमें देखना चाहिए। मतलब जो इंद्रिय ज्ञान से तत्वों को हम प्राप्त कर सकते हैं वही वास्तव में भूगोल है, ठीक है। तो मानव में उसका प्रभाव कम है। तो ये एक प्रत्यक्षवादी दर्शन यहाँ पर अगस्त काम्टे का निकल कर आता है, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद मात्रात्मक क्रांति का विस्तार होता है। ये भूगोल का चौथा पैराडाइम है। क्या है भूगोल का चौथा पैराडाइम? क्या है? मात्रात्मक क्रांति। और मात्रात्मक क्रांति में मानव मूल्य जो है वो पीछे हटते जाते हैं, ठीक है। इसमें बटन भी आता है और बटन लम्फी और इसके साथ साथ में और बूंगे वगैरह काफ़ी लोग आते हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए कि 1969 में अपना ये डेविड हार्वे का ये एक किताब आती है, एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पर डेविड हार्वे स्टार्टिंग में मात्रात्मक क्रांति को मानने वाला भूगोलवेता होता है, ठीक है। बाद में जाके वो चेंज हो जाता है कि नहीं, मात्रात्मक क्रांति सही नहीं है। तो मात्रात्मक क्रांति में क्या होता है? मानव मूल्य को बाहर कर दिया जाता है। ये देखा जाता है कि भूगोल है उसको मॉडल प्रतिमानों पर आधारित होना चाहिए। तो भूगोल में मॉडल बनाने लग गए थे, भूगोल प्रतिमानों पर आधारित हो गया, भूगोल को वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित किया गया, भूगोल में गणितीय विधियों का प्रयोग होने लग गया, भूगोल में कंप्यूटराइज सिस्टम चलने लग गया, जहाँ पर मानव का योगदान नहीं है। सारा सिस्टम जो है किससे चले? मतलब जो है हम कहें कि कारण प्रभाव से चले। इस प्रकार का जो सिस्टम यहाँ पर स्थापित हो गया जिसने हमने मात्रात्मक क्रांति नाम दिया, मोटा मोटा अगर हम कहें, ठीक है। इसका दार्शनिक आधार प्रत्यक्षवाद बना और सेफर का इसमें बड़ा योगदान होता है इसकी शुरुआत करने में। तो ये जो दर्शन है ये वो ज़्यादा नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि 10 साल 12 साल 15 साल ये चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1970 तक ये चलता है। 1970 आते आते यहाँ पर भूगोल में ये महसूस हो जाता है कि भूगोल को केवल जो है स्थानिक रूप में स्थापित नहीं कर सकते। पहले क्या चल रहा था? प्रादेशिक चल रहा था। तो प्रादेशिक से यहाँ पर स्थानिक निगमनात्मक पद्धति आने लग गई। तो स्थानिक प्रतिरूप के रूप में भूगोल को रख दिया। केवल भूगोल को एक हम कहें कि मॉडल के स्थान पर, मतलब सिद्धांत मॉडल पर ही आधारित कर दिया। मानव मूल्य को, मानव केंद्रित जो मूल्य होते हैं, मानव खुद को बाहर कर दिया। तो धीरे धीरे वापस क्राइसिस आता है। क्राइसिस के दौरान ये वापस जो मात्रात्मक क्रांति है ये धीरे धीरे इसकी आलोचना स्टार्ट हो जाती है कि भूगोल ऐसा नहीं हो सकता, भूगोल में मानव का स्थान सबसे जरूरी है। तो इस मात्रात्मक क्रांति की आलोचना से ही निकलकर एक नया विचार आता है, ठीक है, जिसे हम अभिनव पैराडाइम कहते हैं। तो यहाँ पे कई विचार एक साथ निकल कर आते हैं। मतलब मात्रात्मक क्रांति की आलोचना के बाद उससे 3-4 विचार एक साथ निकल कर आते हैं, क्रमिक रूप से तेजी से उन्हें परिवर्तन होता है। उसमें जो सबसे पहला वर्णन होता है, सबसे पहला पैराडाइम होता है, इस पैराडाइम का नाम है आचारपरक भूगोल। क्या नाम है? आचारपरक भूगोल, जिसको हम व्यवहारवादी भूगोल भी कहते हैं, ठीक है। तो इससे व्यवहारवाद निकल कर आता है। अब व्यवहारवाद में क्या कहा जाता है कि मानव का व्यवहार, मानव के निर्णय, मानव का जो पर्यावरण के प्रति बोध है वो सबसे अधिक जरूरी है। कि मानव किस प्रकार का निर्णय करेगा या मानव के निर्णय, मानव का बोध सबसे अधिक जरूरी है। मानव का परसेप्शन क्या है भूगोल के प्रति, उससे हमें ये चीज़ें निकल कर आएगी, राइट, उससे ये सारी चीज़ें निकल कर आएगी। तो ये सीन यहाँ पर कहाँ बन रहा है? भूगोल के स्टार्टिंग के फेज में बन रहा है। मतलब मात्रात्मक क्रांति के समाप्ति के स्टार्टिंग फेज में ये चीज़ें बन रही है। तो धीरे धीरे आचारपलक भूगोल की स्थापना होती है। इसके साथ में जो है ह्यूमन इकोलॉजी, मानववादी भूगोल, ये मानव पारिस्थितिकी उपागम या मानव पारिस्थितिकी विचारधारा बेरोज की है, ये भी निकल कर आती है कि मानव और पृथ्वी के बीच में इंट्रैक्शन से जो एक इकोलॉजी बन रही है उसका अध्ययन ही भूगोल है, ठीक है। तो ये आचारपरक भूगोल चलता है, मानव पारिस्थितिकी की विचारधारा आती है। इसके साथ में 2 विचारधाराएं और आती है जिसे हम मानववादी भूगोल कहते हैं, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी, तुवान की। अब तुवान यहाँ पर क्या कहता है मानववादी भूगोल में? तुवान कहता है कि मानव की चेतना से परे कोई भूगोल नहीं है, कि जिसको मानव समझ सकता है, जो मानव की चेतना में है वही भूगोल है, ठीक है। तो मानव का अनुभव, मानव का एक्सपीरियंस और मानव की सोच समझ चेतना में जो चीज़ें दिखाई दे रही है वही भूगोल है। इसे हर्मेन्यूटिक मेथड कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं हर्मेन्यूटिक उपागम, जिसमें मानव को सर्वोपरि रखा जाता है, भूगोल के केंद्र में स्थापित कर दिया जाता है, राइट। देखो ध्यान से देखना, ये मात्रात्मक क्रांति का दौर हम समाप्त कर चुके हैं। मात्रात्मक क्रांति का पैराडाइम जो है समाप्त हो चुका है। यहाँ पे नया अभिनव पैराडाइम आता है जिसमें 3-4 विचारधाराएं 1970 से लेकर 1990 के बीच में जो है एक तेजी से परिवर्तित होती विचारधाराएं चलती है, राइट। तो मानववादी भूगोल तुवान लेकर आता है। इसके बीच में और काफ़ी लोग भी होते हैं जो इसके समर्थक होते हैं, ठीक है, इसके समर्थक होते हैं और धीरे धीरे इनमें चीज़ों में परिवर्तित करते हुए आगे बढ़ते हैं।
अब इसके साथ में एक क्रिटिकल भूगोल की ओर स्थापना होती है जिसमें दो विचारधाराएं निकल कर आती है। एक है मार्क्सवादी विचारधारा, एक है उग्रवादी, हम कहें जिसे उग्रवादी विचारधारा, या इसको हम कहें रेडिकल ज्योग्राफी। ठीक है, रेडिकल ज्योग्राफी, उग्रवादी भूगोल। ठीक है, जिसमें डेविड हार्वे वगैरह ये सब लोग होते हैं। एक तरफ कल्याणकारी भूगोल निकल कर भी आता है। तो कल्याणकारी भूगोल और रेडिकल जो मतलब ये उग्रवादी भूगोल, इधर मानववादी भूगोल और मार्क्सवादी भूगोल, ये सारी चीज़ें एक साथ यहाँ पर निकल कर आती है। तो होता क्या है कि इस जो ये 20 साल का चरण है, 1970 से लेकर 1990 का जो चरण है, अभिनव क्रिटिकल क्रांति का चरण माना जाता है। इसमें होता क्या कि एक विचार आ रहा है, फटाफट दूसरा विचार और भी आ रहा है, इसका प्रभाव कम हो रहा है, फिर तीसरा विचार और आ रहा है। तो विचार पर विचार आए जा रहे हैं, मतलब पैराडाइम पर पैराडाइम आ रहा है। क्राइसिस, कौन सा क्राइसिस कब शुरू हो रहा है, कौन सा पैराडाइम कब शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, ये कहीं पता ही नहीं चल रहा है। राइट। तो ये 20 साल का जो चरण है, ये भूगोल में वैचारिक क्रांति का चरण मान सकते हैं, बहुत तेजी से परिवर्तन होने का चरण मान सकते हैं। अब यहाँ पर इस चरण के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो 20 साल का चरण है, यहाँ पर उपदेश ज़्यादा दिए गए, मतलब कार्य कम हुआ, कोई विशेष विधि तंत्र 10-20 साल चला नहीं। ठीक है, 5 साल में 7 साल में वो समाप्त हुआ, दूसरा नया विचार प्रभावी हो गया। राइट। तो भूगोल में ये जो चरण है, तेजी से परिवर्तन वाला क्रमिक चरण माना जाता है। इसमें केवल उपदेश दिए गए, नया कार्य नहीं हुआ। राइट, या उपदेश ज़्यादा दिए गए, काम बहुत कम हुआ, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये उपदेश वाला जो है पूरा एरा है। इसमें होता क्या है कि कोई विशेष पैराडाइम का, चिंतन फलन का, जैसे उग्रवादी हो, चाहे कल्याणकारी हो, चाहे मानववादी हो, चाहे व्यवहारवादी हो, इन सब का एक विशेष विधि तंत्र स्थापित हुआ ही नहीं। मतलब एक चिंतन फलन स्थापित होता है, उसका विधि तंत्र स्थापित होता है, भूगोल में उस पर सारी आम सहमति बनती है सब विचारकों की, और सब लोग उसके ऊपर कार्य करते हैं 10-20 साल। तो वो विधि तंत्र भूगोल की समस्याओं का समाधान करता है। राइट, वो मैच्योरिटी वाला एक पैराडाइम होता है। तो ऐसा विकसित मैच्योरिटी वाला, ठीक है, पैराडाइम डेवलप होता ही नहीं है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि सब लोगों को लग जाता है, मानववादी भूगोल आ गया, इधर कल्याणकारी भूगोल आ गया। कल्याणकारी भूगोल कहता है कि वर्तमान की व्यवस्था में परिवर्तन किए बिना सामाजिक न्याय की स्थापना होनी चाहिए और अधिकतम कल्याण के बारे में बात की जानी चाहिए। ये भी अमेरिका से निकल कर आता है। इससे पहले उग्रवादी रेडिकल ज्योग्राफी निकल कर आती है अमेरिका से। इसमें डेविड हार्वे वगैरह सब लोग कहते हैं इसकी उत्पत्ति क्यों होती है उग्रवादी भूगोल की, अमेरिका में होती है, क्योंकि अमेरिका वियतनाम का युद्ध होता है, साथ में अमेरिका में घेटोज की जो स्थिति है, मतलब अमेरिका में एक नस्लवाद जो है वो बहुत अधिक चरम पर होता है। जो दास बनाकर वहाँ पे अश्वेत लोगों को लेकर गए थे, उनकी जो कॉलोनियाँ होती हैं उनको क्या कहते हैं, घेटोज कहते हैं। तो उन कॉलोनियों में उनकी बहुत बुरी दशाएं होती है। तो वहाँ के खुद लोग जो मानव है वो उनको देखकर परेशान हो जाते हैं, वो खुद सरकार की आलोचना करते हैं, और आर्थिक मंदी का चरण होता है। तो ये 3, 4, 5 कारण मिलकर अमेरिका में उग्रवादी भूगोल का उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, तो उग्रवादी भूगोल पूंजीवादी व्यवस्था का खिलाफ होता है, मार्क्सवाद का बहुत अधिक प्रभाव होता है। वो पूरी व्यवस्था को ही उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं, वो आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं। राइट, तो ये पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ का चरण है, ये पूरा उग्रवादी भूगोल है। ठीक है, इसी के साथ साथ एक चरण और चल रहा होता है, कल्याणकारी भूगोल, वेलफेयर ज्योग्राफी, जिसमें DM स्मिथ का बड़ा योगदान है। इसकी किताब भी आती है, लिविंग इन इक्वल वर्ल्ड। ठीक है, वेयर इज ग्रास एंड ग्रीनर, लिविंग इन इक्वल वर्ल्ड, मतलब एक असमान विश्व में हम जी रहे हैं। ठीक है, तो कल्याणकारी भूगोल और उग्रवादी भूगोल दोनों का उद्देश्य क्या है, सामाजिक न्याय की स्थापना करना, कि भूगोल का उद्देश्य ऐसा हो कि वहाँ पर हम सोशल जस्टिस जनता को दे पाएँ, मानव को दे पाएँ। राइट, ये दोनों का अलग हो, लेकिन एक कल्याणकारी भूगोल चाहता है कि वर्तमान के सारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ढांचा है उसके अंदर ही रहकर हम परिवर्तन करें, आमूलचूल परिवर्तन नहीं करना है, उसके अंदर ही रहकर हम सामाजिक न्याय दें लोगों को। तो ये जो कल्याणकारी भूगोल है ये उदारवादी है। ये जो उग्रवादी भूगोल है ये क्या है, ये उग्रवादी है, नाम ही उग्रवादी है। तो ये बहुत अधिक मार्क्सवाद से प्रभावित है। ये जो सारी धाराएं हैं 1990 तक ये चलती है। अब 1990 के दशक में बाद में क्या होता है, उत्तर आधुनिक भूगोल आता है। क्या आता है, जिसको हम कहते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म भूगोल का पैराडाइम कहते हैं। ये वर्तमान का पैराडाइम माना जाता है, छठा पैराडाइम मान लो, 6 पैराडाइम, या वर्तमान का पैराडाइम जो अभी चल रहा है। ये जो उत्तर आधुनिक भूगोल है ये मानव मूल्य केंद्रित भूगोल है। ठीक है, अब उत्तर आधुनिक भूगोल में ये कहा जाता है कि ठीक है, आपकी भी सुन ली, आपकी भी सुन ली, मतलब कल्याणकारी भूगोलवेताओं की भी सुन ली और उग्रवादी भूगोलवेताओं की भी सुन ली, आचार परक की भी सुन ली, मानववादी भी सुन ली, मार्क्सवादी की, सबका सुन लिया। आप सब अपनी अपनी जगह सब ठीक हो, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो।
मतलब आप सब साथ में आ जाओ, आपकी अच्छाइयों को लेकर आ जाओ, सब बैठ मिलके समाधान करते हैं। इस टाइप का जो है महासंगम है, मतलब विचारधाराओं का, सारे जो पूर्व पैराडाइम चल रहे थे उन सारे पैराडाइम का एक प्लेटफॉर्म पर लाने वाला ये पैराडाइम है, सारे विचारों को एक धरातल पर बिठाता है, राइट। तो यहाँ पर जो कल्याणकारी भूगोल चल रहा था, जो उग्रवादी भूगोल चल रहा था, उसका यहाँ पर संगम हो जाता है, पुनर्मिलन हो जाता है। ऐसे ही मार्क्सवादी मानववादी का सब पुनर्मिलन हो जाता है। तो सारी जो विचारधाराएं हैं उनकी अच्छाइयों का, उनकी विशिष्टताओं का यहाँ पर एक महासंगम हो जाता है, महापुनर्मिलन हो जाता है, राइट। तो ये उत्तर आधुनिक भूगोल है, जिसमें ये कहा जाता है कि सारी अच्छाइयाँ आपकी जो है उसको लेकर आ जाओ। हमारा जो उद्देश्य है मानव के जीवन को आसान बनाना है, मानव मूल्य केंद्रित होना चाहिए, चाहे विचार कोई भी हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, चाहे कोई भी हो, आप आइए हमारे साथ, हम मिलकर काम करेंगे, ठीक है। तो ये जो पर्पज है ये उत्तर आधुनिक भूगोल का है, जो वर्तमान में चल रहा है 1990 के दशक के बाद में, ठीक है। इस दौरान छोटी छोटी चीज़ें और भी आती है, गैयावाद आता है, नारीवादी भूगोल आता है, जेंडर भूगोल जिसे हम कहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें और निकल कर आती है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये एक पूरी यात्रा है भूगोल की, अभी तक यहाँ तक हमने जो देखी है, राइट। समझ में आया होगा कुछ। ये सारे पैराडाइम हैं। तो एक पैराडाइम 1820 के पूर्व का है, एक पैराडाइम 1820 से लेकर 1859 का है, ठीक है। और जिसे व्यावसायिक दक्षता का कहते हैं। जो प्रथम पैराडाइम है 1859 के बाद स्थापित होता है, जिसमें एक भौतिक भूगोल का विकास होता है, एक इधर निश्चयवाद की विचारधारा का विकास होता है। दूसरा पैराडाइम जो आता है वो संभववादी पैराडाइम है। तीसरा पैराडाइम क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है या क्षेत्र विभेदन का विज्ञान है, जो 1925 के बाद में आता है, 1945 तक चलता है, द्वितीय विश्व की समाप्ति तक चलता है। ये भूगोल में तीसरा पैराडाइम है। चौथा पैराडाइम मात्रात्मक क्रांति है, ठीक है, जो 1960 के दशक तक चलती है। 1970 के बाद में जो है अभिनव पैराडाइम आता है। अभिनव पैराडाइम में कई तरह की विचारधाराएं साथ में 20 सालों में उभर कर आ जाती है, ठीक है। और ये 1970 से और 1990 तक चलता है। और लास्ट का वर्तमान पैराडाइम उत्तर आधुनिक भूगोल है, मतलब चिंतन फलन, भूगोल को देखने का नजरिया, ठीक है, भूगोल के देखने की विचारधारा जो वर्तमान में चल रही है। ये पूरा सीन जो है ये भूगोल की एक रूपरेखा है। अब जब आप किताब में पढ़ोगे तो इसके साथ में सारी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, राइट। तो मुझे लगता नहीं है कि चीज़ को मैं यहाँ पर लिख के बताऊँ, इससे अच्छा है ये जो भाषण जो मैंने दिया है, ठीक है, ये आप सुनने के बाद किताब में जाके पढ़िएगा, राइट। समझ रहे हैं आप, ये जाके आप किताब में जाके पढ़िएगा, देखिएगा, तो पूरी एक आपके माइंड में भी एक थीम बन जाएगी। अब बताइए आपने कितने लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है, आपने कितने लोगों ने इस पूरे जो है, मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, मैंने कहा पढ़ के आना, और कितने लोगों ने पढ़ा है? बताइए। आगे बढ़े फिर। तो ये भूगोल का पूरा एक पैराडाइम है और इसको आपको ध्यान में रखना है। कल या आज शाम की जो क्लास होगी, आज शाम को मुश्किल है, कोशिश करूंगा लेने की। अब हम यहाँ से देखो जो पैराडाइम स्टार्ट हो रहे हैं ये पढ़ने की, हालांकि हमारे डायरेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको समझे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब निश्चयवाद, नव निश्चयवाद, नियतिवाद, ये संभववाद हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में एरियल डिफरेंशिएशन वगैरह सारी फटाफट विचारधाराएं कॉन्सेप्ट वाली है सारी, फैक्चुअल बहुत ज़्यादा नहीं है, फैक्चुअल है तो वो कॉन्सेप्ट के साथ याद हो जाती है, राइट। कितने लोगों ने पढ़ा है बताइए। तो आगे बढ़ रहा हूँ, देखो मैं पूरा एक आपको रिकैप करवा रहा हूँ फटाफट। पहले मैंने सोचा एक एक चीज़ लिख के बताएंगे, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा अपना जो है क्लास चली जाएगी, एक क्लास और लेनी पड़ेगी उसके लिए। ये देखो ये जो चित्र है इसको आप देखिएगा, ये एस डी कौशिक में चित्र दे रखा है, कल भी मैंने थोड़ा सा बताया था, आज वापस बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो पूर्व पैराडाइम 1820 से पूर्व का काल है, ठीक है, बहुत लंबा काल होता है 1820 से पूर्व का काल पूरे पैराडाइम में। फिर है प्रोफेशनलिज्म का काल है 1820 से 1859। फिर है क्राइसिस का काल है आमूल परिवर्तन के साथ 1859 से 1870 तक का काल जो है, ठीक है, दो चीज़ें उसमें आती है। फिर है भू आकृति विज्ञान, निश्चयवादी पैराडाइम 1800, भू आकृति विज्ञान और निश्चयवादी दो पैराडाइम साथ में चलते हैं 1870 से लेकर 1924 तक, ठीक है, जिसमें संभववादी भी आ जाते हैं। फिर वापस क्राइसिस होता है 1891 से 1903, ठीक है। इस क्राइसिस के बाद में फ्रांसीसी प्रादेशिक भूगोल या संभववाद पैराडाइम आता है। उसके बाद में 7 नंबर है क्राइसिस, 1927 से वापस 1930 क्राइसिस का काल चलता है। 30 के बाद में वापस क्या आ जाता है यहाँ पर, क्षेत्रीय विभेदन या प्रादेशिक पैराडाइम, प्रदेश का पैराडाइम, वर्णनात्मक भूगोल आ जाएगा, ठीक है। तो 1930 से 1945
दूसरा है फिर है क्राइसिस वापस आता है आमूल परिवर्तन के साथ 1945 से 1953। तो यहाँ पर शेफर और हॉटसन का वापस वाद विवाद चलता है। उसके बाद में सैद्धांतिक भूगोल का पैराडाइम है। सैद्धांतिक भूगोल 1955 से लेकर 1969 1970 मान लीजिए मोटा मोटा, तो 1955 से लेकर 1970 तक 15 साल मात्रात्मक क्रांति का दौर यहाँ पर रहता है। फिर वापस क्राइसिस आता है, इसमें मानव मूल्यों की ओर उन्मुख भूगोल होता है, जिसे क्रिटिकल क्रांति हम कहते हैं। 1973 से लेकर 1970 से लेकर 1990 20 साल का मोटा मोटा काल आप मान सकते हो क्रिटिकल क्रांति। और फिर क्राइसिस तथा उत्तर आधुनिक भूगोल वापस 1990 से लेकर वर्तमान तक का काल है। तो ये जो 12 चरण हैं, ठीक है, इसको इस चित्र में आप देखिएगा, समझिएगा, एक मोटी मोटी आपके माइंड में थीम बनेगी, अच्छा एक चीज़ों को लिंक कर पाएंगे। बाकी एक ने नहीं पढ़ा, बाकी सबने पढ़ा है इसका मतलब, राइट। चलिए, तो अब इसमें देखो, ये पूर्व पैराडाइम की अवस्था है। 1820 से पूर्व की अवस्था है, दीर्घकालीन होती है, इसमें किसी भी पैराडाइम का अभाव होता है, साथ साथ कई विचारधाराएं प्रचलित होती है। व्यवसायीकरण की अवस्था है, इसमें रिटर की अडकुंडे आती है, रिटर प्रथम जो है प्रोफेसर बनता है। ये फर्स्ट पैराडाइम है जर्मन विचारधारा, भू आकृतिक विज्ञान और निश्चयवाद। इसमें देखो 1859 में डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किताब आती है। इसमें क्या होता है, इसमें विज्ञान की दुनिया में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला उद विकास का सिद्धांत, ठीक है, प्रस्तुत किया जाता है। इस सिद्धांत ने पहली बार सशक्त रूप से ये प्रमाणित किया कि सांस्कृतिक विकास या मानव इतिहास की शक्तियां प्राकृतिक होती है, न कि ईश्वर और उद्देश्यवादी। इनकी अध्ययन विधि क्रमबद्ध थी। इससे प्रेरित होकर पैस्चेल जर्मन भौतिक भूगोल का जनक है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थ सरफेस 1870 में यहाँ पर प्रकाशित होती है या प्रकाशित हुई है, राइट। ये जो मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थ सरफेस, ये जर्मन भौतिक भूगोल का इसको जनक माना जाता है, ऑस्कर पैस्चेल को, ठीक है। तो इसकी जो किताब है ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इस दौरान मतलब भूगोल को भौतिक भूगोल बनाने की या भौतिक भूगोल को वैज्ञानिक भूगोल बनाने का प्रयास जो है इस किताब के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद में टी.एच. हक्सले की फिजियोग्राफी आती है 1877 में, ठीक है। विलियम मॉरिस डेविस का सिद्धांत आता है 1899 में, भौगोलिक अपरदन चक्र का सिद्धांत, ठीक है। वाल्टर पेंग का 1924 में आता है। तो साथ साथ में ये एक विचारधारा भौतिक भूगोल की चलती है। अब नई विचारधारा यहाँ पे मानव भूगोल में डार्विनवाद के संघर्ष और उत्तरजीविता के निश्चयवादी विचार को अपनाया गया होता है। तो इसी विचार से प्रभावित होकर हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक डार्विनवाद का विचार प्रस्तुत किया, ठीक है, जिसमें जंतुओं वनस्पति की भांति मानव समाजों को भी संघर्ष करना पड़ता है। इसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में ये विश्वास रखता है। तो इसको मैं समझा चुका हूँ बहुत अच्छे से। हर्बर्ट स्पेंसर कहता है कि जिस प्रकार जंतु और पेड़ पौधों को भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के रूप में जीना पड़ता है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, वैसे ही मानव समाजों में भी होता है। यही सामाजिक डार्विनवाद है हर्बर्ट स्पेंसर का। मनीषा यादव, कल्चरल रीजन की क्लास करा दीजिए। कल्चरल रीजन तो पढ़ा दिया मैंने, बहुत अच्छे से पढ़ा दिया मनीषा, ठीक है। मानव भूगोल के जनक रेडजेल की एंथ्रोपोजोग्राफी के फर्स्ट खंड में ये स्पष्ट किया कि मनुष्य किस सीमा तक प्रकृति के नियमों के नियंत्रण में रहता है, राइट। तो यहाँ से एंथ्रोपोजोग्राफी के प्रथम खंड से मानव ये निश्चयवाद की शुरुआत होती है, ठीक है। बाद में एलन जो सैंपल है, इसकी जो ये किताब आती है, इस किताब से ये चरम लेवल पर पहुंचता है। उसके बाद में हंटिंगटन की ये किताब आती है, ये भी जो है इसको और अधिक चरम लेवल पर लेकर जाता है, राइट। तो ये निश्चयवाद का चरण है, ये सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, ठीक है, सारा हम क्लाइमेट ऑफ सिविलाइजेशन ये सारा हमने पढ़ लिया है। उसके बाद में सेकंड पैराडाइम आता है फ्रांसीसी प्रादेशिक भूगोल और संभववाद, ठीक है। ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं, आप देख लेना, इसको आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। इस प्रादेशिक भूगोल विधि में आगमनात्मक ऐतिहासिक थी। ऐसी प्रादेशिक भूगोल की एक रचना डिमांजिया की पिकार्डी पुस्तक, पिकार्डी में फ्रांस का प्रादेशिक भूगोल लिखा जाता है, ठीक है। औद्योगिक क्रांति से प्रभावित क्षेत्रों में विक्षोभ के कारण, देखो ब्लास का मॉडल फेल क्यों होता है। ब्लास का मॉडल क्या है, ब्लास का मॉडल है पेज की संकल्पना, ठीक है। ब्लास क्या देता है, पेज की संकल्पना देता है। अब पेज की संकल्पना औद्योगिक क्रांति के साथ फेल हो जाती है। पेज क्या होता है, एक आइसोलेटेड लघु प्रदेश होता है। जैसे औद्योगिक क्रांति आई तो नगरीकरण वगैरह सारी चीज़ें हो जाती है, तो आइसोलेटेड लघु प्रदेश समाप्त हो जाता है, राइट। इसलिए औद्योगिक क्रांति से प्रभावित क्षेत्रों में विक्षोभ के कारण, हलचल के कारण प्रादेशिक भूगोल है उसकी विधि अधिक उपयोगी नहीं रही। इसीलिए कहते हैं कि संभववादियों का जो विधि तंत्र है वो अधिक विकसित नहीं हुआ। 1922 में लुशियन फेब्रे ने इससे संभववादी नाम दिया। अगला है क्षेत्रीय विभेदन और क्षेत्र विज्ञानी प्रदेश। इसमें 3 व्यक्ति हैं। निश्चयवाद पूर्णतः अस्वीकार हो चुका था, संभववाद सुनिश्चित विधि तंत्र विकसित नहीं था जिसके अनुरूप भौगोलिक कार्य होते। फलस्वरूप कार्ल सावर, हैटनर और हॉटसन के चिंतन ने भूगोल को 1930 के दशक के
दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति तक क्षेत्रीय विभेदन का विषय बना दिया। इस पैराडाइम में विशिष्ट प्रदेशों का सामान्य भौगोलिक नियमों के दृष्टांतों के रूप में अध्ययन किया जाता है। यूनिक प्रदेश, विशिष्ट प्रदेश, उसका सामान्य एग्जाम्पल देकर इसका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। सेम सारी चीज़ें मैं आपको सारी बता चुका हूँ, वापस एक लिखा हुआ है जो रिकेप करवा रहा हूँ। मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप 1925 इसकी किताब आती है, कार्ल ओ सावर की, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय का इसमें पत्र होता है, बर्कले स्कूल से ये आता है, आप सब जानते हैं, पढ़ लिया हमने और पढ़ेंगे वापस। भूगोल किसी भी प्रदेश के तत्वों की संगत एसोसिएशन की पहचान बनाता है। यही क्षेत्रीय आधारभूत कारण स्वयं क्षेत्रों की विविधता होती है, यही क्षेत्रीय विभेदन है। मतलब एरियल डिफरेंशिएशन क्या है कि जो क्षेत्र विशेष है उसमें जो कारक पाए जाते हैं उन सारे कारकों में एक क्या पाई जाती है, यूनिकनेस, एक विविधता, मतलब एक कनेक्टिविटी पाई जाती है। इस कनेक्टिविटी के माध्यम से ये सारी प्रोसेस यहाँ पर चलती है। ठीक है। हार्सोन की नेचर ऑफ ज्योग्राफी ने भूगोल के कोरोलॉजी क्षेत्र विज्ञानी पैराडाइम को सुदृढ़ता से स्थापित कर दिया, जो 1950 के दशक तक प्रचलन में रहा। ठीक है, ये हार्सोन का योगदान है। मात्रात्मक क्रांति पैराडाइम देख लेना आप, हम इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इस सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। इसको मैं आइडियोग्राफिक मेथड की समाप्ति, नोमोथेटिक अप्रोच की उत्पत्ति, हार्सोन शेफर का वाद विवाद, इसके कारण क्या है, असंतुष्टि के कारण, ये सारे हमने पढ़ लिए हैं, बता दिए हैं मैंने, और डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए अभी मैं सीधा आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, जो चीज़ें मैंने अभी बताई है सारी वही चीज़ें हैं। फिर क्रिटिकल क्रांति आती है, मानव मूल्य केंद्रित मानव भूगोल का अभिनव पैराडाइम आता है, जिसमें कई तरीके की विचारधाराएं एक साथ फटाफट क्रमिक रूप से आती है, परिवर्तित होती है। कब क्राइसिस आया, कब पैराडाइम समाप्त हुआ, कुछ पता ही नहीं चलता है। राइट, तो ये सारी बातें आप देख लेना, इसमें ये चलती है साथ साथ। उसके बाद में उत्तराधुनिक भूगोल है, जिसमें सभी कारकों का क्या होता है, मिलन हो जाता है। राइट, यही पैराडाइम है, यही पैराडाइम का एक पूरे भूगोल का मूल पैराडाइम है। तो अभी के लिए फिर इतना ही। कॉलेज से फ़ोन आ रहे हैं, हमारे आज कार्यक्रम है 2 अक्टूबर। आप सभी को महात्मा गांधी जयंती की शुभकामनाएं। आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी है, तो कहीं ना कहीं अहिंसा के भाव अपने अंदर जगाने हैं, बचाए रखने हैं। चूँकि महात्मा गांधी जी को हम पढ़ते हैं तो अहिंसा की एक जो थॉट प्रोसेस है, हमने मान रखा है कि यही अहिंसा है, उससे कई गुना अधिक अहिंसा गहराई में है। ठीक है, तो कभी अहिंसा को पढ़िएगा, महात्मा गांधी जी का अहिंसा का जो विचार है उसको डिटेल से, तो आप खुद अंदर से हिल जाएंगे और आप खुद अंदर से आप परिवर्तित होंगे। राइट, तो आप सभी को अगेन शुभकामनाएं, और मिलते हैं हम। थोड़ा सा फास्ट स्पीड बढ़ाते हैं, क्योंकि समय कम है हमारे पास, नेट का एग्ज़ाम भी है काफ़ी लोगों का, तो इसको फटाफट हमें पूरा करना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं टाइम टेकिंग इसलिए ले रहा हूँ, चीज़ें स्लो चला रहा हूँ। ठीक है, और क्लासें जो है, ये क्लास नहीं करवाता तो भी काम चल सकता था। ठीक है, लेकिन ये करवाना जरूरी है, क्योंकि इससे एक परिदृश्य आपके माइंड में बनता है, डायरेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है ये। राइट, तो चलिए फिर कल मिलते हैं। थैंक यू। कल या शाम को जो भी हमारी क्लास होगी। सर प्लीज़ पैनल नोट्स उपलब्ध अपलोड करवा दीजिए, कल वाले भी नहीं हुए हैं। अच्छा, कल पूरे दिन शायद जो है स्टाफ टेस्ट सीरीज में लगे हुए थे, आज मैं सारे अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, आज सारे अपलोड करवा दूंगा। और ऐसा कुछ होता है ना तो तुरंत आप मैसेज कर दिया करो, सुमन, जैसे आपको लगता है कि अभी तक अपलोड नहीं हुआ, जैसे मान लो अभी की ये जो पैनल PDF है, आज तो कुछ वैसे करवाया नहीं, अगर ये अपलोड नहीं होती है तो आप तुरंत उसको जो है मैसेज कर दिया करो कि ये अपलोड करवाएं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।